हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो कि 24 मई से लेकर आपके पास कहाँ तक आते हैं, 31 मई तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने पुरानी वाली जो वीडियोज़ हैं वो कंप्लीट कर ली होंगी, उनके साथ जो जो स्टैटिक ऐड होता होगा वो आपने कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके साथ आगे चीज़ों को देखना शुरू करेंगे कि क्या क्या किसके साथ चीज़ें यहाँ पर ऐड हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपने पिछले बार वाली शीट रिवाइज करी हुई है तो आप ये आंसर्स दे देंगे इसके। ठीक है, ये आंसर्स आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन पे दे देंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जिसका नाम क्या आता है, अपॉइंटमेंट्स एंड पर्सन्स इन न्यूज़। ठीक है, चलिए एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जो जो फैक्ट जुड़ता होगा उसके साथ इसको जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखिए बात करते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, बात करते हैं, समझते हैं। कहता है जो अपॉइंटमेंट कमेटी है बेटा किसकी, कैबिनेट की। आप सबको पता है एक बॉडी है हमारे पास जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारे पास अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। इसने अप्रूव कर दिया है। गौर करना यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड आपके पास। अब जब हम सेकंड बोल रहे हैं मतलब इनका पहले भी एक बार एक्सटेंशन हुआ होगा और उसके बाद फिर एक्सटेंशन कब हुआ है इनका, अब फिर से हो रहा है। ठीक है, गौर करना, नए बन रहे हैं। मैंने आपको क्लासेस में कई बार बताया, जैसे सीबीआई के जो डायरेक्टर थे बेटा वो नए थोड़ी बन रहे थे अपने पास। ठीक है, उनका भी एक्सटेंशन हो रहा था। याद करो जो आईबी के थे जिनका नाम था तपन कुमार डेका करके, ठीक है, वो भी क्या हो रहे थे, उनका भी टेन्योर एक्सटेंड हो रहा था। तो वैसे ही आपने याद रखना है कि इनका टेन्योर भी क्या हो रहा है बच्चे, एक्सटेंड हो रहा है। पर इनका टेन्योर कौन सी बार एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पे, सेकंड बार। ये इनका टेन्योर पहली बार एक्सटेंड हुआ था मई 2023 में और अब इनका सेकंड टाइम क्या किया जा रहा है बच्चे, इनके टेन्योर को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्या नाम है इनका, तो आप याद रखेंगे डॉक्टर समीर वी कमात। ठीक है, याद रखना है आपने, सेक्रेटरी ऑफ द न्यू दिल्ली बेस्ड। अब यहीं से एक क्वेश्चन निकला कि डीआरडीओ के हेडक्वार्टर कहां पर है, तो डीआरडीओ के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हमें देखने को मिलते हैं। और गौर करेंगे यहां पर आप, यहां पे डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ बना कब था, 1958 में। ठीक है, एंड द चेयरमैन ऑफ द न्यू दिल्ली बेस्ड डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी मैंने यहां पे गड़बड़ कर दी, ये आपके पास है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से ये बनकर हमारे पास आते हैं। ठीक है, ही वॉज फर्स्ट अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी, पहले क्या बने थे यहाँ पे, सेक्रेटरी बने थे किसके, DDR&D के, और उसके बाद फिर चेयरमैन डीआरडीओ के ऑन 25 अगस्त 2022। उसके बाद इनका एक बार एक्सटेंशन 2023 में हुआ और उसके बाद 23 या 24 के आसपास हुआ था और दूसरा एक्सटेंशन इनका हमें कब देखने को मिलता है, ये अब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, आप सबको पता होगा कि कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका नाम क्या आता है आपके पास नाम आता है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, याद रखेंगे आप, क्या नाम आता है बच्चे यहाँ पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके पास है, तो आपने याद रखना है राजनाथ सिंह के पास हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे और याद रखना है बेटा ये डीआरडीओ का मेन काम क्या है। डीआरडीओ का एक्चुअली में मेन काम ये है कि जो अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारी मिलिट्री की, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये हमारी मिलिट्री की रिसर्च एजेंसी है। क्या है बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पे हमारी मिलिट्री की रिसर्च एजेंसी है जो कि क्या करती रहती है, समय समय पर रिसर्च करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है और नई टेक्नोलॉजीज को हमारे सामने पेश करती है जो कि इंडिया की सिक्योरिटी को बचाने का काम यहाँ पर करती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास, तो ये था आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आप इसके साथ यहाँ पर कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला करंट अफेयर आता है, रोमानिया के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। कहाँ के बेटा, तो रोमानिया के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कि रोमानिया आता कहाँ पर है, तो रोमानिया साउथ ईस्टर्न यूरोप में आता है। ठीक है, तो यूरोप का जो साउदर्न और ईस्टर्न हिस्सा होगा वहां पर हमें देखने को मिलता है रोमानिया। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही बन गया। ठीक है, याद रखना है इसके आसपास, रोमानिया के थोड़ा सा आसपास एक सी है, तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा फलाना सी किसके पास है, तो आप याद रखेंगे सी का नाम क्या है बच्चे, हमारे पास ब्लैक सी। ठीक है, अगला क्या लिखा है, क्या कौन अपॉइंट हुए हैं, इनके बारे में बात करते हैं। कहता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनका नाम क्या है, निकर्सर या न्यूक्यूसर, जो भी आप याद रखें, डैनियल डैन एक मैथमेटिशियन है, साथ ही साथ ये मेयर है कहाँ के, बुचारेस्ट के, हैज फाइनली स्वॉन इन एज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया ड्यूरिंग द जॉइंट सेशन ऑफ रोमानिया पार्लियामेंट इन बुचारेस्ट। और बुचारेस्ट किसकी कैपिटल है बच्चे, रोमानिया की कैपिटल आती है। ठीक है, कहता है ही रैन फॉर द प्रेसिडेंट
presidential election as an independent candidate and won the election by defeating his opponent, और opponent का नाम क्या है? जॉर्ज सीमेन। ठीक है, याद नहीं रहेगा बेटा इतना, आपको यही याद रह जाए। ठीक है, तो रोमानिया डैनियल रोमानिया के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है डेनियल डैन। ठीक है, याद रखेंगे। और रोमानिया के आसपास अगर हम बात करते हैं तो कौन सा वाला आपके पास सी आता है वहां पर, तो आप गौर करेंगे रोमानिया के साउथ ईस्ट वाली साइड पे भी हमें क्या देखने को मिलता है? ब्लैक सी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला ये आ गया आपके पास रोमानिया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा ब्लैक सी। मैंने आपको बोला था ना कि रोमानिया के इस तरफ आपके पास क्या आएगा बेटा? यहाँ पे ब्लैक सी आएगा। ठीक है, बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है तो गौर करेंगे और समझेंगे। यहाँ पर गौर करो, एक कौन आ गया आपके पास? मोल्दोवो के बाद कहाँ से शेयर कर रहा है? क्योंकि यहाँ यूक्रेन लग रहा है आपके पास, ये हंगरी आ गया आपके पास, साइबेरिया आ गया और बुल्गारिया आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो कौन कौन सा एरिया आ गया आपके पास यहाँ पर आप याद रखेंगे। कौन कौन सा आया? मोल्दोवो, फिर उसके बाद बुल्गारिया, साइबेरिया, हंगरी। स्लोवाकिया नहीं आएगा बेटा, स्लोवाकिया तो बहुत ऊपर रह गया। और रोमानिया की राजधानी क्या आती है? बुचारेस्ट। और बॉर्डर किसके साथ, मतलब वाटर बॉडी कौन सी आती है यहाँ पे, तो आप गौर करेंगे ब्लैक सी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ अगला आता है आपके पास यहाँ पे इक्वाडोर के बारे में बात हो रही है, और इक्वाडोर की पहले लोकेशन ही देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गौर करना। देखो बेटा, आप सबको पता है कि हमारी अर्थ पर कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, इमेजिनरी मतलब हमने अपने पढ़ने के लिए, सहूलियत के लिए उनको बनाया हुआ है, जिसमें से एक आती है आपके पास इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब हम इक्वाडोर की बात करते हैं तो इक्वाडोर से होते हुए एक लाइन जा रही है जिसका नाम है बच्चे इक्वेटर। ठीक है, ध्यान रखना। तो इक्वेटर के आसपास, मतलब इक्वेटर जो इमेजिनरी लाइन है वो किस कंट्री को पास करके जाती है? इक्वाडोर। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और जब हम इक्वाडोर की बात कर रहे हैं बेटा, तो इक्वाडोर का नाम ही किस जगह, किस के नाम पर आ रहा है? तो इक्वेटर के नाम पर ही आ रहा है। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और इसकी कैपिटल ये क्यूटो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो कैपिटल क्या आ गई इसकी? क्यूटो। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, गौर करते हैं बेटा, अगर हम गौर करें तो यही कहीं एक पूरी माउंटेन चेन है जिसका नाम आता है एंडीज। क्या नाम आता है? एंडीज। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इक्वाडोर जो है वो एंडीज माउंटेन रेंज का भी पार्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, किसका पार्ट देखने को मिलता है? एंडीज माउंटेन रेंज, उसका पार्ट आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा आप सबको पता है, ठीक है, वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है, गौर करेंगे, जब हम लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अमेज़न। ठीक है, अब अगर बेटा इतनी बड़ी नदी है तो इसका एरिया भी तो अच्छा खासा होगा। तो गौर करेंगे, जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर किसके साथ पार्ट शेयर कर रहा है? तो अमेज़न बेसिन का, बेसिन मतलब उसके कैचमेंट एरिया का एरिया थोड़ा किसके साथ लगता है? इक्वाडोर के साथ भी लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर आप मैप अच्छे से देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको पनामा भी दिख रहा होगा। ये वही पनामा सिटी है जो किन दो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करती है? साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है। किसके साथ बेटा? नॉर्थ अमेरिका के साथ। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास पहले यहाँ तक का। अब आते हैं न्यूज़ पे और न्यूज़ के साथ चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। कहता है डेनियल नोबोआ representing the National Democratic Action Party was officially sworn in as 48th नंबर के क्या बने यहाँ पर? ये प्रेसिडेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहता है द इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ पर हुई बच्चे? तो नेशनल असेंबली, जैसे हमारे यहाँ होती है पार्लियामेंट, वैसे उनकी नेशनल असेंबली। और कहाँ है उनकी नेशनल असेंबली? क्यूटो, इक्वाडोर में आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, और कितना टेन्योर है इनके प्रेसिडेंट का? तो गौर करना, 4 साल। हमारे प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने साल होता है? तो भाई 5 साल। ये हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कैपिटल आपको पता चल गई, करेंसी आपको पता है यूएस डॉलर यहाँ पर चलती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। तो ये आपने यहाँ पर इसके साथ का क्लियर रखना है। ठीक है, और बेटा एक बड़ी जानने वाली बात है यहाँ पर, आप यहाँ पे देख लेंगे और समझ भी लेंगे इसको। इक्वाडोर पहली ऐसी कंट्री था, गौर करना, पहली ऐसी कंट्री था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, गौर करना, जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या ऐड करा है? राइट टू नेचर। क्या ऐड करा है बच्चे यहाँ पे? राइट टू नेचर। और इस राइट टू नेचर को ही आप राइट टू इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, नेचर
नहीं लिखा होगा तो वहां पे क्या लिखा होगा आपके पास, इकोसिस्टम। तो पहली कंट्री जिसने राइट टू नेचर का अधिकार दे रखा है वो कौन सी कंट्री आती है आपके पास, इक्वाडोर। ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ का और अगला सेक्शन देखते हैं क्या कहता है, मतलब अगला करंट अफेयर, ठीक है। अच्छा, अगला सेक्शन ही आ गया। अगला सेक्शन कौन सा आता है हमारे पास यहाँ पे, नेशनल, और इसके साथ जो जो चीजें बनेंगी वो ऐड करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाती हूँ यहाँ पर, पहले ये देखते हैं फिर हम न्यूज पे चलते हैं, ठीक है। गौर करना, हमारे जब हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स है, तो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है। उन 7 कॉन्टिनेंट्स की कोई ना कोई बेटा हाईएस्ट पीक भी तो होगी, ठीक है। मतलब अगर कॉन्टिनेंट है तो कोई हाईएस्ट माउंटेन रेंज होगा। अगर मान लो कोई पहाड़ों की चेन होगी तो पहाड़ों की चेन बराबर थोड़ी होती है, उबड़ खाबड़ होती है। तो उबड़ खाबड़ होने की वजह से कोई तो वहां पे टॉप कर रही होगी ना, कोई पीक पे होगी, कोई फिर नीचे होगी, इस तरीके से होगा। तो गौर करेंगे हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स की एक एक इंपॉर्टेंट पीक है, मतलब पीक बोल सकते हैं या फिर आप हाँ पीक ही कहेंगे, वैसे चोटी कह सकते हैं इसको। तो बात करेंगे पहले माउंट एवरेस्ट की, तो 8848 मीटर सबको पता है, ठीक है, कई बार हम बात कर चुके हैं। सेकंड आती है आपके पास कौन सी वाली यहाँ पर बेटा, क्या नाम है इसका, एकोनकागुआ इसे कहा जाता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप देख लेंगे इसकी। इसकी हाइट अगर हम बात करें तो 6962 मीटर, ये मैंने कल भी शायद आपको किसी क्लास में करवाया था। उसके बाद अगली कौन सी आती है आपके पास यहाँ पे, देनाली। देनाली की जब हम बात करते हैं तो 6190 मीटर हमें इसकी हाइट देखने को मिलती है। और देनाली कहां पर आती है बच्चे, नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद अगली कौन सी आती है आपके पास यहाँ पे, माउंट एल्बरूज। जब हम माउंट एल्बरूज की बात करते हैं तो इसकी हाइट आपको देखने को मिलती है 5642 मीटर, याद रखना है। उसके अलावा कौन सी आती है आपके पास, माउंट किलीमंजारो। किलीमंजारो की जब हम बात करते हैं तो 5895 आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, 5895 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाली की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया वाली की हाइट आपको देखने को मिलती है कितनी बेटा, यहाँ पर इसकी हाइट आपको देखने को मिलती है 2228 मीटर आपके पास आ जाएगी। और जब हम माउंट विंसन की बात करते हैं तो विंसन की हाइट है 4892, ठीक है। अब ये तो हो गई किसकी ऊंची चोटियां बेटा, सारी की सारी ये ऊंची चोटियां हो गई किसकी, 7 कॉन्टिनेंट्स की। अब न्यूज पे आओ और अब न्यूज के साथ जोड़ो, क्या लिखा है, कहता है विश्वनाथन कार्तिकेय पदाकंती 16 साल की माउंटेनियर है। कहां से बिलोंग करती है, हैदराबाद। कई बार आपको क्वेश्चन सिखाया है, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। तेलंगाना बिकेम द यंगेस्ट इंडियन एंड द सेकेंड यंगेस्ट ग्लोबली टू सक्सेसफुली कंप्लीट द 7 समिट चैनल। अब समझ में आया, 7 समिट मैंने आपको शुरू में पहले वो क्यों कराई, विच इन्वॉल्व क्लाइंबिंग द हाईएस्ट पीक ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला कहता है इसके बाद का, ही सरपास्ड द प्रीवियस नेशनल रिकॉर्ड हेल्ड बाय काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। तो पहले इनका रिकॉर्ड था, ठीक है, याद रखना है, 17 साल की उम्र में चढ़ने वाला, इसके रिकॉर्ड को यहां पर इन्होंने ब्रेक करा है। अगला क्या कहता है, द ग्लोबल रिकॉर्ड रिमेन्स विद जॉर्डन रोमेरियो, ठीक है, जो कि 15 साल की उम्र में इन 7 पीक्स पे चढ़े थे, ठीक है। तो 15 साल में यूएसए वाले हो गए और उसके बाद 16 साल में कौन आ गए, विश्वनाथन कार्तिकेय, और 17 साल में कौन आ गई, काम्या कार्तिकेय। ये हमने करंट अफेयर पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं, इसको आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तेलंगाना आया ही है तो तेलंगाना से 1-2 फैक्ट सीख लेते हैं और बात कर लेते हैं तेलंगाना के बारे में, ठीक है। गौर करते हैं, देखिए आप सबको पता होगा तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किया गया। पहला क्वेश्चन, ठीक है, कब किया गया, 2 जून 2014 को। इसकी मदर स्टेट का नाम क्या था, तो इसकी मदर स्टेट का नाम आंध्र प्रदेश था। ये हम यहाँ पर क्लियर रखेंगे, पहला क्वेश्चन ये बना। सेकेंड, जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में जो लेजिस्लेचर है दैट इज बाई कैमरलिज्म। कैसा आता है बच्चे यहाँ पर, बाई कैमरलिज्म। क्लासेस में कई बार आपको बताया, बाइकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेस, जिसमें एक घर कौन सा होगा बच्चे यहाँ पे, विधानसभा, याद रखना है आपने, और दूसरा कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, विधान परिषद, ठीक है। कौन सा आता है, विधान परिषद, ठीक है। और एक बारी शायद मैंने करंट अफेयर में ही आपको ऐड करवाया था, बताया था किसी याद करने का नमोनिक है, किन किन स्टेट्स में क्या है बाइकैमरलिज्म है, उसे याद करने का नमोनिक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। टी से तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, जे आप काट देंगे, पहले जम्मू कश्मीर था अब नहीं है, के से कर्नाटक,
कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, ये इसका आंसर आपके पास निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करते हैं, कहाँ पे, तेलंगाना पे। तो तेलंगाना की इंपॉर्टेंट प्लेसेस में से एक नाम आ जाता है आपके पास यहाँ पे चार मीनार। ठीक है, याद रखना है। उसके अलावा गोलकोंडा माइंस, अगर आपको पता होगा, फेमस फॉर डायमंड रही है ये। उसके अलावा नागार्जुन सागर डैम, सुना होगा इसके बारे में भी आपने, नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, सागर डैम ये आ जाता है आपके पास। एक इंपॉर्टेंट प्लेसेस कह सकते हैं आप यहाँ पे, या तेलंगाना की फेमस प्लेसेस आप इसे यहाँ पे नाम दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक रामप्पा टेम्पल आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, रामप्पा टेम्पल। और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। तेलंगाना अगर रिपीट होता है अभी तो फिर हम और कर लेंगे, पर अभी के लिए आप ये चार इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला आता है बच्चे, इंडिया का पहले महाउत भी कहा जाता है इसे, या महत भी कहा जाता है, महत विलेज। ठीक है, गौर करना बेटा। देखिए, हमारे पास अगर हम हाथी की बात करें, अगर हम एलिफेंट की बात करते हैं, तो एलिफेंट्स की वेलबिंग और उनको मेंटेन करने के लिए एक ग्रुप है बेटा, एक लोगों का ग्रुप है। उन लोगों के ग्रुप को क्या कहते हैं, महत कहते हैं या महत कहते हैं। ठीक है, याद हो गया। अब समझते हैं क्या लिखा है। कहता है तमिलनाडु के जो सीएम है जिनका नाम है M.K. स्टैनलिन, उन्होंने इंडिया का पहले महत विलेज ओपन करा। कहां पर, तो आप याद रखेंगे थेपाकाडू एलिफेंट कैंप। कहां पर आता है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, टू एनहांस किसकी लिविंग कंडीशन बढ़ानी है। हाथियों की बात नहीं हो रही है, हाथियों के जो रखवाले हैं उनकी बात हो रही है। तो महत एंड द कवादीज हु हैव सर्व्ड जनरेशन इन एलिफेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो याद रखना है आपने, इसके ऊपर उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको यहाँ पर बनाया, मतलब इनके लिए, इनकी कंडीशंस को और अच्छा करने के लिए इस तरीके से क्या बनाया गया है, विलेज बनाया गया है। ठीक है, कहता है थेपाकाडू एलिफेंट कैंप इन मुदुमलाई टाइगर रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन 1917 ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड इज एशियाज, गौर करना, एशिया का ओल्डेस्ट एलिफेंट कैंप है, याद रखना है। एंड करेंटली हाउसेस 27 एलिफेंट इंक्लूडिंग 20 कुमकीज एंड 5 रिटायर्ड वंस। ठीक है, तो बोलने का मतलब हो गया कि ये सब लोग, इनके लिए एक प्रॉपर गांव यहाँ पर बनाया जा रहा है। मतलब इनका एक रोल रहा है बेटा, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है वहां पर चीजों को संभालने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए फैक्ट जोड़ते हैं इसके साथ के, और क्या क्या चीजें जुड़ सकती हैं उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, गौर करते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट, पहला क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया था, तो आप याद रखेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट को चलाया गया था 1992 में, याद रखना है। ये हमारा नेचुरल, गौर करेंगे, ये हमारा नेचुरल हेरिटेज एनिमल है बच्चे यहाँ पर। तो नेचुरल हेरिटेज एनिमल है कौन, हमारे पास हाथी, याद रखना है आपने। हाथी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे, क्या करने के लिए, फॉरेस्ट की हेल्थ और वहां पर बैलेंस बनाकर रखने के लिए, इकोसिस्टम में बैलेंस बना के रखने, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड एलिफेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट कब मनाते हैं, 12 अगस्त को इसे मनाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, हाथियों के बारे में, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ हाथी हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, कर्नाटका, याद रखेंगे आप। कर्नाटका के बाद अगर हम बात करें असम की बात आप यहाँ पर कर सकते हैं, असम, और असम के बाद अगर आप बात करें यहाँ पर केरला, तो ये आपके पास आंसर निकल कर आ जाता है। ये टॉप 3 स्टेट्स है जहां पर आपको किसका कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, हाथियों का कंसंट्रेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आप इसके साथ जोड़ लेंगे और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, एलिफेंट्स की भी क्राइटेरियाज है, एशियन एलिफेंट होते हैं, तो जो इंडिया वाले हैं वो एशियन एलिफेंट्स है। ठीक है, याद रखना है आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इंडिया का पहला विस्टाडोम जंगल सफारी। अब विस्टाडोम क्या होता है, विस्टाडोम का मतलब है बेटा इस प्रकार की ग्लास छत कह सकते हैं, ग्लास शीशे कह सकते हैं आप, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप नेचर से 1 to 1, मतलब आप नेचर
कल्चर को एंजॉय कर सकते हैं पूरा का पूरा, इसके बारे में यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, गौर करते हैं, समझते हैं। कहता है यूपी की जो गवर्नमेंट है उसने कोलैबोरेट करा किसके साथ, हमारी इंडियन रेलवे के साथ, और डिसाइड करा कि वो क्या करेगा, पहला विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन को यहाँ पर लॉन्च करेगा, जो कि क्या करेगी, इको टूरिज्म वहां पर बढ़ाएगी, साथ ही साथ राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाएगी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब ये किन किन एरियाज को कनेक्ट करेगी तो गौर करेंगे। एक आता है कटारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखना है आपने। दूसरा आता है दुधवा टाइगर रिजर्व। हमने कई बार जब यूपी पढ़ा है तो मैंने आपको कई बार बोला कि यूपी की जब हम बात करते हैं बेटा, तो यूपी में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या आता है आपके पास यहाँ पे, दुधवा। ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, कौन सा आता है बेटा, दुधवा, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये तो आपके पास क्लियर हो गया कि किन किन एरियाज को जोड़ेगी। ठीक है, अच्छा एक और एरिया बेटा यहाँ पर जिसका नाम है किशनपुर, तो आप किशनपुर भी इसके साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, मतलब 3 है ना, ये 3 पूरा का पूरा प्रोग्राम है। अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें बेटा तो मतलब सॉरी इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को एक कह सकते हैं स्कीम के अंदर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वन डेस्टिनेशन। गौर करेंगे, लिख लेंगे आप इसे, वन डेस्टिनेशन और 3 फॉरेस्ट। ठीक है, क्या नाम है बेटा इसका, वन डेस्टिनेशन एंड 3 फॉरेस्ट। ठीक है, और मतलब सीधी बात है इको टूरिज्म को बढ़ाना है कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, इसके साथ यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, और विस्टाडोम कोई नया कंसेप्ट नहीं है बेटा। विस्टाडोम जो है वो तो शिमला में भी बहुत सारी ट्रेन्स हैं, इस तरीके से चलता आया है, मतलब ये रहा है, एक्टिव रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं यूपी की। जब हम बात करते हैं बेटा तो यूपी कब बना है हमारे पास, 24 जनवरी 1950 को हमारे पास क्या बना था बच्चे, यूपी बना था। ठीक है, यूपी की बात करें तो यूपी की राजधानी लखनऊ हमें देखने को मिलती है, और जब भी हम लखनऊ बोलते हैं तो लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें यूपी की बात करें, ठीक है, तो यूपी में ही आप याद रखेंगे यूपी का एक क्लासिकल डांस आता है जिसे कई बार हम नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस भी कह देते हैं, तो वो क्या आता है बेटा आपके पास यहाँ पे, कथक, याद रखेंगे। उसके अलावा फर्स्ट फीमेल गवर्नर, गौर करना, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया। अब गवर्नर इंडिया की थोड़ी होगी, किसी राज्य की होगी ना, तो याद रखना है वो कहाँ की थी, यूपी की। क्या नाम था उनका, सरोजिनी नायडू, याद रखेंगे आप ये वाला क्वेश्चन भी। और उसके अलावा सेकंड फर्स्ट फीमेल सीएम, क्या नाम था, सुचेता कृपलानी। ये भी किस राज्य से बिलोंग करती, मतलब किस राज्य की पहली सीएम बनी थी, तो आप याद रखेंगे ये भी बनी थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1983 में यूनेस्को ने पहली बार इंडिया को 4 साइट, मतलब इंडिया की ऐसी 4 इंपॉर्टेंट साइटें थी जिनको यूनेस्को साइट्स बोला गया था, उसमें से 2 कहाँ पे आती हैं, 2 यूपी में आती हैं। वो 2 कौन कौन सी हैं, तो एक आपने याद रखना है आगरा का किला, याद रखेंगे आप, और दूसरा आता है ताजमहल। ठीक है, 4 है ना शुरू की, आप मुझे बताएंगे बाकी 2 कौन सी है, तो मैंने आपको 2 बता दी हैं, ताजमहल और आगरा का किला, और आप मुझे बाकी बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है शिरुई लिली फेस्टिवल 2025 इन मणिपुर। आपको पता है कि मणिपुर में क्या लगा हुआ है बच्चे आजकल, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, आपको याद होगा, और प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के अंदर लगता है, तो आर्टिकल नंबर 356 किसके साथ डील करता है, प्रेसिडेंट रूल के साथ। आपको याद होगा कि मणिपुर में 2 कम्युनिटीज थी जिनका नाम है मेइती, पढ़ा जाता है इसे, एंड कुकी। ठीक है, इनका आपस में क्लैश था, और ये क्लैश बहुत ही ज़्यादा वायलेंट भी रहा बीच बीच में, जिसके कारण यहाँ पे क्या कर दिया गया था, प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लगा दिया गया था। ठीक है, अब गौर करते हैं, समझते हैं क्या बोलने जा रहा है। कहता है बेटा अगर आप इस फूल को देखेंगे तो ये फूल स्टेट फ्लावर है। ठीक है, याद रखना है स्टेट फ्लावर है, और स्टेट फ्लावर किसका है बच्चे, ये तो ये मणिपुर का स्टेट फ्लावर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहता है जो गवर्नर है मणिपुर के, अजय कुमार भल्ला, इनॉग्रेटेड 5th एडिशन ऑफ दी शिरुई लिली, याद रखेंगे, फेस्टिवल 2025। और ये किस गांव में लगता है या किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है उखरुल, याद रखना है, टू कोमेमोरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ रेयर शिरुई लिली, और इसका साइंटिफिक नेम आप इसके साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, उखरुल को कहा जाता है क्राउन ज्वेल ऑफ मणिपुर हिल्स डिस्ट्रिक्ट एंड इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स रिच कल्चरल एंड इकोलॉजिकल हेरिटेज। ठीक है, तो इसे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। अब हम बात करते हैं बेटा इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं
इस फूल की बात करते हैं तो इस फूल को एक्चुअली में जो ये शिरुई लिली है, अगर आप बात करें इसके बारे में, तो इसे एक्चुअली में फाउंड किया गया था कब, तो आप याद रखेंगे 1946 में, ठीक है। और 1946 में एक इंग्लिश बोटानिस्ट थे, ठीक है, ये बॉटनी वाले आ गए, बोटानिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था फ्रैंक किंगडन, हाँ फ्रैंक किंगडन, ठीक है, फ्रैंक किंगडन, इन्होंने इसको फाउंड करा था, ठीक है। तो तब से बड़ा तवज्जो है इस फूल का और तब से इस तरीके से इसको यहाँ पर डील किया जाता है, ठीक है। चलिए अब मणिपुर आया तो मणिपुर के साथ बेसिक फैक्ट सीख लेते हैं। जब भी हम मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर बना था 21 जनवरी 1972 को। देखो बेटा, बने तो बहुत पहले हैं ये राज्य, पर इनको राज्य का दर्जा बहुत बाद में दिया गया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडिया की, अगर नॉर्थ ईस्ट की, गौर करना, नॉर्थ ईस्ट की जो फ्रेश वाटर लेक है, उस फ्रेश वाटर लेक का नाम क्या आता है बच्चे आपके पास, लॉकटॉक। तो ये भी आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। तो लॉकटॉक लेक कौन सी आ गई, ये आ गई आपके पास नॉर्थ ईस्ट की फ्रेश वाटर लेक। उसके अलावा यहाँ पे इंडिया का, ठीक है, क्या आता है आपके पास, यहाँ पर एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है कैबुल लमजाओ, ठीक है। कैसा पार्क है ये, तो आप याद रखेंगे फ्लोटिंग नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो आप किसके साथ जोड़ लेंगे ये सब कुछ, मणिपुर के साथ। और मणिपुर की जब हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे कुछ फोक डांसेस भी हैं। अब मैं फोक डांसेस यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है। फोक डांसेस में आप एक ऐड कर लेंगे थांगटा, ठीक है। उसके बाद चोलोम पढ़ते होंगे, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट डांसेस हैं कहाँ के, मणिपुर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है, इंडिया ने पार्टनरशिप कर ली है किसके साथ, WHO के साथ, ताकि किसे मेन स्ट्रीम मिल सके, मतलब किसकी और तवज्जो हो सके। तो आप याद रखेंगे किसकी और तवज्जो हो सके, इस आयुष वाले प्रोग्राम की या इस आयुष वाले प्लेटफॉर्म की और तरीके से क्या हो सके, तवज्जो इसकी हो सके। तवज्जो बोलने का मतलब है इसको इंपॉर्टेंस मिल सके और ये ग्लोबली बढ़कर हमारे पास आए, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्या लिखा हुआ है, समझते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है बेटा, गौर करेंगे, जो कौन है अपने पास, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, जिसमें आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी आते हैं। करा है ऑफ विद WHO टू डेवलप ट्रेडिशनल, गौर करना, जब भी आप आयुष बोल रहे होंगे तो कौन सी वाली मेडिसिन की बात हो रही होगी यहाँ पे, ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल अंडर द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन। तो बोलने का मतलब है इन वाली ट्रेडिशनल मेडिसिन को ग्लोबली लेवल पे लेकर आने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। द न्यू मॉड्यूल विल कॉम्प्लीमेंट WHO's इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। अब ये कोडिफाई किया जाएगा कौन कौन सा क्या क्या है। एज अ पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन, इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा कितना, $3 मिलियन टू द WHO टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल अंडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन, ठीक है। तो सीधी बात है, ऐसे सीधे क्वेश्चन आएगा कि आयुष ने अभी किस बॉडी के साथ कोलैबोरेट करा है अपनी चीज़ों को और आगे बढ़ाने के लिए, बताने के लिए। तो सीधा आंसर आपके पास क्या होगा यहाँ पे, WHO, ठीक है। चलिए, WHO कब बना था, कई बार हम बात कर चुके हैं, 7 अप्रैल 1948 को बना था, याद रखना है आपने। इसके हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 है वो किसके साथ डील करता है, तो वो डील करता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग के साथ डील करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है भारत फोरकास्ट सिस्टम, वर्ल्ड का पहला वेदर मॉड्यूल। ध्यान रखना ये इंडिया की एक अचीवमेंट है बहुत बड़ी, ठीक है। गौर करेंगे, समझाऊंगी आपको कैसे करके क्या क्या चीजें इसके साथ है, उसके बारे में पूरी बात करेंगे, ठीक है। देखिए, हमें जब हम अपने हम अपने वेदर की बात करते हैं, देखो बेटा 2 टर्म्स हैं, आपको ज्योग्राफी में सर ने समझाई होंगी। जो वेदर है वो डे टू डे फिनोमिना है, ठीक है। और जो क्लाइमेट है वो एक बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। जो वेदर है ना बेटा, वेदर की प्रेडिक्शन, अब 2 घंटे में क्या होने वाला है, थोड़ी देर में क्या होने वाला है, मतलब क्या होने वाला है, ये अगले 1 हफ्ता कैसा मौसम रहेगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर काउंट की जाती हैं, ठीक है। गौर करना क्या लिखा हुआ है, जो भारत फोरकास्ट सिस्टम है ये वर्ल्ड का
पहला गौर करेंगे हाई रेजोल्यूशन, मतलब पूरे तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला क्या बना है, मॉड्यूल बन चुका है, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन। अब नाम से क्लियर है बेटा, वेदर की प्रेडिक्शन करने के लिए मॉडल ऑफरिंग अ 6 किलोमीटर स्पेशियल रेजोल्यूशन वाज लॉन्च। तो बोलने का मतलब है, पहले देखो, पहले ऐसा होता था कि यहां समझते हैं पहले, अगर पहले जब फोरकास्टिंग की जाती थी तो कितना एरिया कवर होता था। देखो अब आप ऊपर से देखोगे, आप वहां से सैटेलाइट से देखने की कोशिश करोगे तो आप कितना एरिया जूम इन कर सकते थे, केवल 12 किलोमीटर रेडियस तक आप क्या कर सकते थे, एरिया जूम इन कर सकते थे। मतलब आप वहां पर किस लेवल की इंफॉर्मेशन लेकर आ सकते थे, ब्लॉक लेवल की। मान लो एक गांव है, गांव किस में बटे होते हैं, ब्लॉक्स में ना, तो आप यहां पर ब्लॉक लेवल की इंफॉर्मेशन लेकर आ सकते थे। बट अब अगर हम बात करें, जो कि कितना रेजोल्यूशन बोला गया इसका, तो बोला गया 6 किलोमीटर, तो ये अब आपको पंचायत तक कवर करवा देगा। तो बोलने का मतलब हुआ कि पंचायतों का जो, मतलब पहले ब्लॉक लेवल, अब कहां तक पहुंच जाएगा, पंचायत तक। ठीक है, मतलब वहां पर भी कैसा वेदर प्रेडिक्शन रहेगा, क्या होने वाला है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, कहता है जो पुराना सिस्टम था, जो इससे पहले सिस्टम था, वो यूएसए बेस्ड था। ठीक है, हमारा वाला नहीं था, वो यूएसए से बेस्ड था, याद रखना है आपने। उस सिस्टम के अंदर क्या था बेटा, द प्रीवियस सिस्टम को सुपर कंप्यूटर प्रत्युष देखा करता था, और इट टुक 12 से 13 घंटे टू रन मॉडल्स बीएफएस एंड विच इज पावर्ड बाय सुपर कंप्यूटर। और जब हम, ये तो क्लियर हो गया, पुराना वाला तो इससे चलता था, प्रत्युष से, और जब नया वाला है वो किससे चलेगा बच्चे, अर्का से। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी पुराने वाले के कंपैरेटिव बहुत ज्यादा है, और डेटा प्रोवाइड करने की भी जो क्षमता है वो पुराने वाले से बहुत ही ज्यादा अच्छी और प्रॉपर है। ठीक है, अगर हम बात करें तो बीएफएस रेजोल्यूशन 6 किलोमीटर रहेगा ट्रॉपिक एरियाज में, और 7 से 8 रेजोल्यूशन रहेगा कहां पर, पोल्स में। ठीक है, क्योंकि पोल्स में थोड़ा आइस एक्यूमुलेशन वगैरह वगैरह होता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम वहां देखी जा सकती है। अदरवाइज मतलब इंडिया इतना कैपेबल होगा अब कि वो एक्यूरेट सटीक वेदर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकेगा। ठीक है, हम जाने अनजाने, अगर मैं आपसे एक बात करूं यहां पर, अगर हम जाने अनजाने आज भी हमारा जो किसान है वो किसके ऊपर निर्भर करता है बच्चे, वो कहीं ना कहीं किस पे निर्भर करता है, मॉनसून पे निर्भर करता है। तो मॉनसून की अगर सही प्रेडिक्शन नहीं होगी तो बेचारा किसान क्या लगाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि कुछ एरियाज में तो पानी बहुत इजीली मिल जाता है, पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि पानी में क्या करते हैं, लैक करते हैं, और किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, मॉनसून पे। ठीक है, तो ये ज्यादा करके मदद किसकी करेगा, ये मदद करेगा किसकी बेटा, मदद करेगा किसानों की भी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आ गया बेटा, 5 यूनिवर्सिटीज ओपन की जाएंगी। अच्छा, 5 करने से पहले थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड समझते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, जब भी हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, हमने कई बारी बात कही है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं हायर एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन बोलते हैं। गौर करना मैं क्या बोलने जा रही हूँ पहले। अब ये जो 5 है ये तो प्रपोज्ड है ना, ये जो 5 अभी आप पढ़ने जाएंगे, जो भी आप पीछे पढ़ेंगे ये 5, तो ये तो 2026 और 27 के बीच में खुलेंगी। ठीक है, तो ये तो पुरानी बात हो गई। ठीक है, मतलब ये तो आगे फ्यूचर की बात हो गई। बट अभी की बात करें एट प्रेजेंट, इसी साल अगस्त में, ठीक है, एक और क्या खुलने जा रही है हमारे पास, यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी। वो कब खुलेगी बच्चे, अगस्त 2025 में, इस साल की बात रहेगी। ठीक है, तो गौर करते हैं क्या है, कहता है द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। ये पहला फॉरेन इंस्टीट्यूशन होगा जिसे अप्रूवल मिला था, किससे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, कि वो अपना कैंपस कहां पर ओपन कर सकते हैं, इंडिया के अंदर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें आने वाले टाइम पर इंडिया का जो एकेडमिक इकोसिस्टम है उसे ग्लोबल लेवल पे लेकर जाना है, और उसके साथ फिर मतलब ग्लोबल लेवल पे लेकर जाना है, और ग्लोबली चीज़ों को इंडिया की मिट्टी पर उतारना है। ठीक है, मतलब बच्चों को बाहर स्ट्रगल ना करना पड़े, जाना ना पड़े। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया। तो ये तो हो गई पहली वाली आपके पास, ठीक है, जो भी खुलेगी इस बारी के लिए। अब आते हैं उन 5 पे, जिन 5 की ओपन होने की बात की जा रही है। ठीक है, गौर करते हैं सबसे पहली वाली पे। सबसे पहली वाली आती है बेटा हमारे पास, कहता है, अब समझते हैं पहले ऊपर शुरू में क्या लिखा हुआ, कहता है नई दिल्ली बेस्ड, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बेटा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और जब भी हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, धर्मेंद्र प्रधान इसके मतलब करता धरता जाते हैं। इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि 5 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज को इंडिया के अंदर ओपन किया जाएगा, ताकि इंडिया को भी
ग्लोबल एजुकेशनल हब बनाया जा सके। ठीक है, पहली कौन सी है? इलिनॉइस, ये हमने अभी पढ़ी थी। ये कहाँ पर खुलने वाली है? मुंबई में, आपको याद होगा। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ी थी। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यूनाइटेड किंगडम, ये कब स्टार्ट होने वाली है? 2026-27 में। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की आती है आपके पास, 2026-27 में ये भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया की है। इसका ऑपरेशन काम स्टार्ट हो चुका है कहाँ पर? नोएडा यूपी में। उसके बाद अगली कौन सी आती है आपके पास यहाँ पे? एस्ट्यूतो यूरोपियो दी डिज़ाइन, ठीक है, IED, ये कहाँ पर? ये मिलान इटली की है बेटा, और ये भी इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ये सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगी? इंडिया की जो मतलब इंडिया को जो है वो ग्लोबल हब यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशनल हब बनाएंगी। सीधी सीधी बात यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, और UGC कब बना था बच्चे? तो 28 दिसंबर 1956 को हमारे पास UGC बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे इसके बाद अपने पास। नेक्स्ट वाला कौन सा आता है यहाँ पर? इंटरनेशनल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पास इंटरनेशनल वाली फर्स्ट न्यूज़। ठीक है, देखिए क्या कहती है। कहता है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच डेटा आया है अपने पास। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है जंगलों की स्थिति क्या है। ठीक है, पूरे के पूरे ग्लोबली, पूरी की पूरी अर्थ पे उसके ऊपर एक डेटा आया है, वो हमें यहाँ पर पढ़ के जाना है। ठीक है, आइए बात करते हैं, समझते हैं क्या लिखा है। कहता है एज पर द लेटेस्ट डेटा बाय द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ मोर देन 100 ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया ने, अब यहाँ पे बाकी तो कंट्रीज का हमें क्या याद रखना है, हमें इंडिया का डेटा देखना पड़ेगा। इंडिया ने लॉस्ट कर दिया है कितना डेटा बचे यहाँ पर, सॉरी कितना जंगल यहाँ पे लॉस्ट कर दिया है, तो आप गौर करेंगे 18,200 हेक्टेयर, जानने वाली बात है, ऑफ द प्राइमरी फॉरेस्ट। बेटा प्राइमरी फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनको अभी तक हाथ ना लगाया गया हो, मतलब जिसमें अभी तक कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी ना हुई हो, हमने उसको भी क्या कर दिया यहाँ पर? खत्म कर दिया है। एंड कंपेयर्ड टू, यहाँ पे लिखा है 17,700 हेक्टेयर लॉस्ट इन 2023। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कहता है द डेटा फर्दर रिवील्ड दैट इंडिया लॉस्ट 348,000 हेक्टेयर ऑफ द ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट बिटवीन 2002 से लेके 2024, विच अकाउंट फॉर 5.4% ऑफ द कंट्रीज टोटल ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट। ठीक है, तो प्राइमरी फॉरेस्ट ये था बेटा जो अभी तक जिसको टच नहीं किया गया था, जो अभी तक शांतिपूर्वक था, हमने उसे भी खत्म करने की कगार पे हम यहाँ पर ले आए हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें बेटा, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस राज्य में हमें देखने को मिलता है? तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर हमें कहां देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में। कहता है यही फिगर बताता है कि 15% ऑफ द इंडियाज टोटल ट्री कवर लॉस ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ग्लोबली 2024 विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड फॉरेस्ट लॉस लार्जली ड्रिवन बाय द फॉरेस्ट फायर। ठीक है, अब आपको पता है बेटा कई बार जो है वो जंगलों में आग लग जाती है, जैसे आपको याद होगा लॉस एंजलिस के जंगलों में अभी अभी आग लगी थी। ठीक है, तो वो आप इसके साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं। कहता है द डेटा इज प्रोवाइडेड बाय GFW एन इनिशिएटिव ऑफ द USA बेस्ड वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद USA बेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड। ठीक है, चलो बाकी तो ना भी याद रहे चलेगा। इंडिया का कितना डेटा, इंडिया का कितना फॉरेस्ट लॉस हुआ है, ये हमें यहाँ पर देखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का अगला देखते हैं क्या आता है। अगला आता है बच्चे, अल्जीरिया ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है किसको? न्यू डेवलपमेंट बैंक को। आप सबको पता है जब हम ब्रिक्स नेशंस की बात करते हैं, उनका एक बैंक है, उस बैंक का नाम क्या आता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। कहता है शंघाई बेस्ड, तो बोलने का मतलब है इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई, चाइना में। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसने ऑफिशियली एडमिट करा है कि अल्जीरिया जो है वो क्या बनेगा? इसका नया मेंबर बनेगा। ठीक है, किसने अनाउंस करा ये? तो यहाँ पे याद रखेंगे NDB के प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम क्या है? दिल्मा रोसेफ, याद रखना है आपने। कहता है इन एडिशन टू दिस, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर तो है ही है, जो ब्रिक्स वाले हैं वो तो है ही है। अब कौन कौन आ गए यहाँ पे? बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट, इंडोनेशिया। बेटा गौर करना, इनमें से कुछ ब्रिक्स के मेंबर नहीं है, पर ब्रिक्स के इस कह सकते हैं आप बैंक के मेंबर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहता है विद उरुग्वे करंटली होल्डिंग द स्टेटस ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव मेंबर। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव मेंबर। पर अगर हम अर्जेंटीना की बात करते हैं तो ये इसका न्यू मेंबर अर्जेंटीना नहीं, आई एम सो सॉरी, अल्जीरिया
नाइजीरिया की बात करते हैं तो ये इसका नया मेंबर बन चुका है, ठीक है, याद रखना है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। एनडीबी की अगर हम बात करें तो इससे पहले क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी ताकि क्या किया जा सके, ताकि बहुत सारे जो डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं, चाहे फिर बेटा उसमें कोई भी चीज़ आ जाए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, ठीक है, सारी चीज़ें जितनी भी एनर्जी हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, इन सब चीज़ों की बारे में यहाँ पर बात की गई है। इस बैंक की अगर हम बात करें, द बैंक वॉज फाउंडेड विद एन इनिशियल authorized capital of $100 billion dividend and into 1 million share each with face a value of इतना। तो ये तो चलो हमारे इतने काम का डेटा नहीं है। अब हमें क्या याद रखना है यहाँ पर, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के, तो आपने याद रखना है केवी कमात, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे, इंडिया से, याद रखना। और 2022 में एनडीबी ने अनाउंस करा था कि उसका एक रीजनल ऑफिस होगा जो कि कहाँ पर खुलेगा बच्चे, गुजरात में। और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो कि कहां पर आता है, गांधीनगर, गुजरात में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में हमने कई बार बात करी है, जो कि हम यहां पर बार बार नहीं करेंगे। आप मुझे बताएंगे कि ब्रिक्स कब बना था, कैसे क्या क्या चीजें थी, आप मुझे इसके साथ यहां पर ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। नेक्स्ट कहता है बच्चे आपके पास यहां पे, नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड की जो समिट होने जा रही है, ये किससे एसोसिएटेड है बच्चे, ये ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करनी जा रही है। और जब भी हम ग्रीन हाइड्रोजन या एनर्जी की बात करते हैं, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहां पर पहुंचते हैं, 7 पर पहुंचते हैं। तो कहता है बच्चे, अब देखो ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली में एक प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है, एक प्रोसेस से। प्रोसेस का नाम आता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होती है जिसके तहत इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या कहता है, पढ़ते हैं। कहता है 6वां एडिशन हुआ है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का। कहां पर हुआ ये, रॉटरडैम, नीदरलैंड पे। और इसकी थीम क्या थी, नेविगेटिंग चैलेंजेस विद सॉलिड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब धीरे धीरे बात कर रहे हैं, मतलब हम धीरे धीरे करके किस तरफ जा रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। बोलने का मतलब बेटा जो क्लाइमेट पे इंपैक्ट पड़ रहा है, जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, उससे बचने की बात यहां पर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा आपके पास ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है 15th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग चल रही है। आप सबको पता है ब्रिक्स कहां पर हो रही है, ब्राजील में हो रही है, सबको पता है ये वाला, ठीक है। और हम बार बार पढ़ रहे हैं, अभी याद करो मनोहर लाल खट्टर गए थे कुछ टाइम पहले, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। उससे पहले एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो गए थे। तो बोलने का मतलब है समिट के अलग अलग सेक्शन हो रहे हैं। तो कहता है जो अब ट्रेड मिनिस्टर हुआ है, ठीक है, जो ट्रेड मिनिस्टर वाली मीटिंग है वो भी ब्राजील में ही होगी बेटा सारी। और थीम क्या चलेगी, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ठीक है। इसी के साथ एक और बात की गई, इंडिया ने यहां पर प्रपोज करा 30 for 30, ठीक है, इनिशिएटिव, जिसका मतलब है 30 नए रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। और ये कब लाए गए, मतलब कब इंट्रोड्यूस किए गए, जिसके अंदर ये इंट्रोड्यूस किए गए जब 30वीं एनिवर्सरी चल रही थी बेटा, किसकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो WTO अभी ही बना है, अभी बोलने का मतलब है अभी इसकी हमने जनवरी में एनिवर्सरी मनाई थी, तो जनवरी 1995 को ये बना था और तब से फिर इसकी एनिवर्सरी हम यहाँ पर मना रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला कौन सा आता है, लीमा 2025 इन मलेशिया, ठीक है। एक और मीटिंग कह सकते हैं, एग्जीबिशन कह सकते हैं, वो हुआ है। कहता है लैंगकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एरोस्पेस एग्जीबिशन। ये बाइनियल मतलब 2 सालों में एक बार होने वाला इवेंट है। कहां पर हुआ है बच्चे, मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी क्या आती है, मलेशिया की राजधानी आती है कुआलालंपुर। सबको पता है, हमने पहले भी कई बार पढ़ी हुई है, ठीक है। और मैंने आपको एक बहुत पहले क्वेश्चन भी कराया था मलेशिया से कि एक स्ट्रेट आता है यहाँ पे, क्या नाम है स्ट्रेट का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो किसे कनेक्ट करता है बच्चे, जो कि एक रूट प्रोवाइड करता है किसको, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, मतलब ट्रेड रूट के लिए वो जाना जाता है, ठीक है। कहता है इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैरीटाइम और एरोस्पेस एग्जीबिशन था, जो कि कहां पर होता है, एशिया पैसिफिक रीजन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और याद रखना ये कंट्री कहां पर आती है, तो आप सबको पता होना चाहिए वैसे तो, साउथ ईस्ट एशिया में हमें क्या देखने को मिलता है बच्चे, ये कंट्री मलेशिया देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे इसके साथ का क्या आता है। अगला आता है 9th ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्रियल मीटिंग। ठीक है, ये भी कहां पर है बेटा, ब्राजील में ही होगी, थीम वही रहेगी। क्या काम किया जाएगा, इसमें फोकस किया जाएगा कि ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब विच वाज लॉन्च प्रीवियसली ऑन जनवरी 31, 2025 अंडर द ब्रिक्स स्टार्टअप अप फोरम। ठीक है, चलिए, तो ये भी हो गया अपने पास। ठीक है, अगला, और उसके बाद ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होगा बेटा जो क्रॉस बॉर्डर स्टार्टअप और इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, ताकि दुनिया भर के जो स्टार्टअप वाले लोग हैं, मतलब जो स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, वो मिले, मीटिंग करें और कोलैबोरेट करें। ठीक है, अगला कहता है 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है। गौर करना, समझना इस बात को। कहता है बच्चे जो 78th क्या हुई है अपने पास, सेशन हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है। ये एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसकी बच्चे, WHO की। WHO के हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड पे। और इसकी थीम थी कि वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। ठीक है, जैसे कोविड की बात करो, कोविड यूनिवर्सल था। ठीक है, अगला कहता है टेड्रोस जी हेर्बोसा, हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ द फिलीपींस, उनको इलेक्ट किया गया इस पर्टिकुलरली सेशन के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद इसे हमारे नरेंद्र मोदी ने भी अटेंड करा, कैसे, बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे द इंडियन डेलीगेशन, कौन गए थे यहाँ से, पुण्या सलीला श्रीवास्तवा, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने इंडिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, WHO ने वहां पर हमें एक सर्टिफिकेट भी दिया, किसको लेकर, ट्रैकोमा। याद करो, हमने कई बार पढ़ा है ट्रैकोमा आई डिजीज है। ठीक है, आई से रिलेटेड डिजीज है ना, उससे रिलेटेड भी हमें वहां पे सर्टिफिकेशन दिया गया। और ये सर्टिफिकेट हमें किसने प्रोवाइड करा, टेड्रोस ने। और टेड्रोस कौन है बच्चे, डायरेक्टर जनरल हैं किसके, WHO के। ठीक है, याद रखेंगे। और जब भी हम किसकी बात करते हैं, WHO की बात करते हैं बेटा, तो WHO कब बना था, 7 अप्रैल 1948। अभी हमने पढ़ा था, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही 7 अप्रैल 1948 को बना था। और इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला USA अपना एयर सिस्टम और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ठीक है, USA क्या करना चाहता है, अपना जो एयर मिसाइल सिस्टम है उसे क्या करना चाहता है, और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इसीलिए उन्होंने क्या करा है, उन्होंने गोल्डन डोम एक डिफेंस प्लान बनाने की तैयारी करी है। ठीक है, क्या है इसके अंदर, पढ़ते हैं। कहता है USA के जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अनवेल करा है कि हम एक डिफेंस को लेकर अपनी सिक्योरिटी के लिए, जैसे गौर करो बेटा, याद करो, न्यूक्लियर बॉम्ब हो गए। ठीक है, जिस तरीके से हिरोशिमा, नागासाकी ये सब हुए थे, तो उन सब चीजों को भी डिटेक्ट करने की हिम्मत, मतलब न्यूक्लियर जो वेपन्स आएंगे उनको भी डिटेक्ट करने की हिम्मत रखेगा कौन बच्चे, ये गोल्डन डोम। ठीक है, ये गोल्डन डोम का कंसेप्ट एक्चुअली में कहां से आता है, इजराइल के लैंड बेस्ड आयरन डोम से। ठीक है, जो कि डिफेंस शील्ड का काम करता है, याद रखना है। और इसी के देखा देखी कौन लेकर आया है, डोनाल्ड ट्रंप ने इंट्रोड्यूस करा है गोल्डन डोम। ठीक है, जिसका मेन काम क्या होगा, और बेटा हैरानी की बात यह भी है कि ये 360 डिग्री रोटेट करेगा। ठीक है, जहां जहां से इसे इंफॉर्मेशन मिलेगी वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा और दुश्मन को यहां पर क्या करेगा, खत्म करने का काम करेगा। ठीक है, कहता है गोल्डन डोम एम टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, एक गुंबद डोम बनेगा, उसके अंदर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होंगी जो कि क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है और आने वाली मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। उनके अंदर कैपेबिलिटी होगी कि कितनी भी हवाई अटैक कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो आपका, अकॉर्डिंग टू USA कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हम उसे नष्ट करने की हिम्मत रखेंगे। किसकी मदद से बेटा, गोल्डन डोम की मदद से। ठीक है, तो सीधा सीधा करंट अफेयर है और इसमें कुछ करने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला देखते हैं। अगला सेक्शन आता है हमारे पास अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और इसको भी पढ़कर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आइए। कहता है नेशनल अनुभव अवार्ड। ठीक है, अनुभव क्या होता है बेटा, एक्सपीरियंस। तो मान लेते हैं मैंने या आपने एक सरकारी नौकरी करी। ठीक है, कल को आप एक सरकारी नौकरी करेंगे तो आप अपनी नौकरी के आधार पर आप रिटायर हो जाएंगे बाद में। ठीक है, तो जो आपने एक्सपीरियंस करा है, ठीक है, जब आप क्या करेंगे, इस पूरी के पूरे अनुभव अवार्ड का मेन एम है कि उन रिटायर्ड लोगों को एनकरेज करना, या जो रिटायर
इंस्पायर हो रहे हैं उनको एनकरेज करना कि वो डॉक्यूमेंट एंड शेयर देयर वैल्यूएबल वर्क एक्सपीरियंस। और कैसे देंगे, कैसे करना पड़ेगा आपको ये, तो आप लिखित तौर पे ये देंगे, ठीक है। लिखित तौर पे आप बताएंगे कि फलानी फलानी चीज मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप यहाँ पर इसको बताएंगे, ठीक है। कौन देता है इसे यहाँ पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवियांस और पेंशन इसे प्रोवाइड करता है, याद रखना है। कहता है 2 टियर इवैल्यूएशन प्रोसेस होती है इसके अंदर, और कहता है लीडिंग टू द सिलेक्शन ऑफ 05 अनुभव अवार्डीज, मतलब कितने अवार्डीज आए यहाँ पे 5, और 10 ज्यूरी सर्टिफिकेट विनर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो आपने एक्सपीरियंस करा वो आपने वहां पर अपने तरीके से बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है आपके पास यहाँ पे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर बाय CIF, ठीक है। गौर करेंगे, ठीक है। आपने सदगुरु को देखा होगा, ठीक है, आपने कई बार इनको देखा होगा, ठीक है, टीवी पे, ठीक है। माना जाता है, मतलब माना क्या जाता है, इनको एक अवार्ड मिला है बेटा, और इन्हें अवार्ड किसने दिया है, तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने अवार्ड दिया है ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025। कौन है बेटा ये, तो आप याद रखेंगे स्पिरिचुअल लीडर है, फाउंडर है किसके, ईशा फाउंडेशन, जगदीश जग्गी वासुदेवा, जिनको हम क्या कहते हैं, सदगुरु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सदगुरु क्या क्या टीच कर रहे हैं, योगा सिंस 1982। और अगर हम बात करें इनकी जो फाउंडेशन है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, और कहां पर हुई थी, कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर कहां पर आता है, तमिलनाडु, ठीक है। याद रखना कोयम्बटूर को मैनचेस्टर, ठीक है, इसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, माना जाता है बेटा। अब इसी न्यूज पे आते हैं, इनको वहां पर मतलब अकॉर्डिंग टू कैनेडियन करेंसी इनको वहां पर 50,000 रुपए दिए गए थे, ठीक है, याद रखना है आपने। इनको वहां पर 50,000 रुपए मिलते हैं, और उन्होंने वो 50,000 उठाकर किसे दे दिए, कावेरी, इस तरीके से एक प्रोजेक्ट है अपने पास जिसका नाम है कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि कावेरी नदी जो है जो ड्राई हो रही है, कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट पे इन्होंने वो अपना सारा का सारा पैसा दे दिया। तो जो भी यहाँ पर इनको अवार्ड मिला वो अवार्ड इन्होंने कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट में पैसा दे दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आता है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड, यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिजी बॉर्न मुंबई बेस्ड सिंगर एंड ह्यूमैनिटेरियन, क्या नाम है इनका, सुमित टैपो, इन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड दिया गया है, जो कि फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या आता है बच्चे, यहाँ पे भारत रत्न। और क्यों दिया गया इनको ये अवार्ड, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन रहा है म्यूजिक और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, और बाकी इसमें और कुछ तो नहीं करने की जरूरत है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। किससे मिला है, सुमित टैपो, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद है सुमित टैपो कौन है, चेयरमैन ऑफ श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। उसके बाद है कुरुपल्ली टैपू, डायरेक्टर हैं इसके। उसके बाद है मधुसूदन साई, फाउंडर ऑफ वन वर्ल्ड वन फैमिली ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन मिशन, ठीक है। तो नाम देखने पड़ेंगे एक एक बारी के लिए, आपको ये कवर कर लेंगे। चलिए आगे आते हैं, अगला आता है 78 केन्स भी पढ़ते हैं, इसे कैन भी पढ़ा जाता है, जो तुम्हारा दिल करे, ठीक है, उसके हिसाब से इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो 78 नंबर के जो कौन से अवार्ड हुए हैं हमारे पास, कैन्स कह लो, केन्स कह लो आप, यहाँ पर कहाँ पर हुए बच्चे, ये फ्रांस में। जो ईरानियन फिल्म मेकर हैं जिनका नाम है जफर पानाही, इन्हें अवार्ड दिया गया है फेस्टिवल हाईएस्ट ऑनर द पाल्मे द ऑर्डर फॉर हिज ड्रामा फिल्म, क्या नाम है उसका, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। नॉर्वे के फिल्म मेकर जिनका नाम है जाउचिम ट्रियर करके इनका नाम आता है, इनको ग्रैंड प्रिक्स मिला है यहाँ पर, इस तरीके से अवार्ड, एक फैमिली ड्रामा है उसके लिए। उसके बाद है इन कैमरा दी ओर सेक्शन, इराकी फिल्म मेकर, क्या नाम है इनका, हसन हाडी, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है, फर्स्ट फ्रॉम इराक टू विन दिस अवार्ड फॉर हिज प्रेसिडेंशियल फॉर द प्रेसिडेंट केक, अ चाइल्डहुड ड्रामा सेट अंडर इकोनॉमिक सैंक्शन, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे इसके साथ के किस किस को अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आगे अगला कहता है होम बाउंड डायरेक्टेड बाय नीरज घेवान was selected for the UN uncertain regarded section. The film features actors ईशान खट्टर, उसके बाद जानवी कपूर, विशाल जेठावा and marks Ghewan's return to Cannes after his acclaimed debut, क्या नाम था इसका, मसान 2015, ठीक है, ये छोड़ देंगे। और इसी के साथ साथ ये जानने वाली बात है कि जो बायोपिक आने वाली है किसकी, APJ
अब्दुल कलाम की, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कौन सा सेक्शन आता है, रिपोर्ट और रैंकिंग, इससे भी बढ़कर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आइए। कहता है वर्ल्ड की वेल्दीएस्ट सिटीज रिपोर्ट आ चुकी है बेटा, कि अगर देखा जाए तो कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जो कि वेल्दीएस्ट यहाँ पर देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या इसके साथ यहाँ पर ऐड हो सकता है। ठीक है, आइए। कहता है बच्चे हमारे पास लंदन बेस्ड हेनले और पार्टनर्स ने एक कोलैबोरेट करा और उन्होंने इस डेटा को यहाँ पर रिलीज करा। उनके अकॉर्डिंग जो मुंबई है उसका रैंक कितना है बच्चे, यहाँ पे 27th पोजीशन है ग्लोबली, जिसमें मोर देन 51,000 मिलियनियर्स एंड 25 बिलियनियर्स जो हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। और इसे क्या बोला गया है, ये एमर्ज कर रही है कैसे, वेल्दीएस्ट सिटी इन इंडिया। यूएसए इज द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलियनियर्स और फीचरिंग 11 सिटीज इन द टॉप 50 रैंकिंग्स। ये बस आप इसके साथ देख लेंगे इंडिया में किसका क्या रैंक है, ये हमें जानने वाला होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे इसी के बाद का, इसी के साथ आगे न्यूयॉर्क सिटी जो है वो यहाँ पर टॉप कर रही है, याद रखना है आपने। सेकंड कौन सी आती है आपके पास यहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को एंड सिलिकॉन वैली। और थर्ड कौन सी आती है, सॉरी सेकंड आएगी आपके पास बे एरिया, सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली वाली, और टोक्यो जापान में आपको थर्ड रैंक देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया में आज भी कौन सी वेल्दीएस्ट सिटी खड़ी हुई है, टोक्यो, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आता है आपके पास, अगला आता है ILO NASK रिपोर्ट आई है। ठीक है, गौर करना बेटा। अगर हम इस रिपोर्ट की बात माने, यहाँ पर क्या कहता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर जिनेवा में हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने कोलैबोरेट करा नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जो कि पोलैंड का है। इनकी मतलब इन दोनों ने मिलकर रिपोर्ट को पेश करा और ये रिपोर्ट बताती है कि जैसे जैसे AI बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा खतरा हमारी जॉब्स को होता जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है, कहता है अ रिफाइंड ग्लोबल इंडेक्स ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। कहता है ये रिपोर्ट कहती है 1 in 4 जॉब्स अक्रॉस, मतलब 25% अक्रॉस द वर्ल्ड इज पोटेंशियली एट द रिस्क ऑफ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड बाय AI, जनरेटिव AI। अगर आप ही सब कर देंगे तो फिर बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं रहेगी ना यार। जैसे एक टाइम ऐसा था जब कंप्यूटर ने किसको रिप्लेस करा था, इंसान को, ठीक वैसा ही टाइम आने वाला है जिसमें कौन किसको रिप्लेस करेगा, तो AI रिप्लेस कर देगा। ठीक है, कहता है ये रिपोर्ट फर्दर कहती है कि 34% ऑफ द जॉब्स इन ऑक्यूपेशन एक्सपोज जनरेटिव AI आर इन हाई इनकम कंट्रीज में, और उसके अलावा कुछ लो इनकम कंट्रीज में भी इसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रिपोर्ट पूरे के पूरे तरीके से ये बताती है बच्चे कि ऑक्यूपेशन में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड वाइड। देखो बेटा, ऐसा होने से अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी भी तो चेंज हो रही है ना यार, हर चीज़ भी तो चेंज हो रही है, तो ये भी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कहता है ये रिपोर्ट, कहता है द रिपोर्ट रिवील्ड दैट एक्सपोजर अमंग वुमेन्स remains to be significantly higher than men's. 4.7% of women job worldwide fall into the highest risk category, और उसके बाद फिर ऐसे मेल्स के भी। ठीक है, तो अगर जनरेटिव AI और आया और अच्छे तरीके से फ्लरिश होकर आया तो आने वाले टाइम पर खतरा देखने को हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला आता है WMO ग्लोबल टेम्परेचर रिकॉर्ड। ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मई एक वेटेस्ट मंथ माना गया है पहली बार इस तरीके से, और जून भी अभी तो चलो शुरुआती हुई, अभी देखते हैं आगे आगे। कहता है वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में हमें देखने को मिलता है, उसने एक रिपोर्ट पेश करी है जिसका नाम है ग्लोबल एनुअल डेकेडल क्लाइमेट अपडेट। ठीक है, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं, कहता है जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो टेम्पररली 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और किसके कारण, तो कहता है थ्रेशहोल्ड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो मतलब बढ़ता ही जाएगा। तो बोलने का मतलब है आने वाले टाइम पर और ज़्यादा हीट हमें देखने को यहाँ पर मिल सकती है। कहता है ईच ईयर, हर साल 2025 से लेकर अगर हम 29 की बात करते हैं, is expected to witness an average global near surface temperature rise between
2 डिग्री सेल्सियस से 1.9, बहुत बड़ी बात है बेटा, ठीक है, याद रखना। और कहता है अगर हम देखें तो फिर तो ये वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्ड हो जाएगा ये वाला पूरा का पूरा टाइम पीरियड, ठीक है। तो आने वाले टाइम पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये टेम्परेचर देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। अगला कहता है ये जो करंट सेंट्रल एस्टिमेट है ये कहता है 20 ईयर एवरेज वार्मिंग इज 1.44 डिग्री सेल्सियस विद 90% कॉन्फिडेंस रेंज, इतना, ठीक है। चलो इतना भी ना भी याद रखो, बस बेसिक पॉइंट यही जानने वाला है आपको, ये हमें याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सेक्शन आपके पास कौन सा वाला आता है यहाँ पे, मिलिट्री, और उसके बाद एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, ठीक है। आइए, इंडियन आर्मी ने अपना एक कम्युनिटी क्या बनाया बच्चे, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनाया है, ठीक है। गौर करना, देखो एक रेडियो तो वो है जिसमें हम गाने भी सुनते हैं, जिसमें किसान वगैरह की भी न्यूज़ें आती हैं और भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। पर जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक अलग से तरीके से क्या किया गया है, रेडियो को लॉन्च किया गया है। कहता है इंडियन आर्मी ने पंचशूल, अब पहला क्वेश्चन आएगा पंचशूल का मतलब क्या हुआ, तो पंचशूल बच्चे वहां पे माउंटेन रेंज भी है उत्तराखंड में और बटालियन का नाम भी है, तो उसी के नाम पर आपको देखने को ये मिलती है, ठीक है। मेन एम क्या रहेगा, मेन एम रहेगा कि रिलेशन अच्छे किए जाएं और बॉन्ड बनाया जाए किसके साथ, इंडियन आर्मी का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से और बॉर्डर कम्युनिटी से। टैगलाइन क्या रहेगी, हिल से दिल तक, ठीक है, फ्रॉम हिल्स टू हार्ट, याद रखना है आपने, हार्ट सॉरी। कहता है अगर हम बात करें इंडियन आर्मी फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ऑपरेट करेगा, 88.4 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता होगा उसके अंदर, कहाँ चलेगा, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, और किस ऑपरेशन के अंदर, ऑपरेशन सद्भावना। अब ये ऑपरेशन सद्भावना क्या है, गौर करना बेटा, ऑपरेशन सद्भावना एक्चुअली में 1990s में, गौर करना 1990s की हम बात करते हैं, 1990s में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो टेररिस्ट अटैक देखो वो तो अटैक करके निकल जाते हैं, उन सिविलियंस के साथ या उन लोगों के साथ कौन डील करता है, इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने उनके साथ कोलैबोरेट बोलने का मतलब है उनकी मदद करी थी, वहां पर उनके साथ काम करा था, उसी ऑपरेशन का नाम क्या आता है, ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है, याद रखेंगे। अगला कहता है ऑपरेशन सद्भावना, मैंने आपको बता दिया 1998 में, ठीक है। और क्या एम रहेगा, एक अच्छा और एक डेवलप करना किसको, रिमोट और बॉर्डर एरियाज को थ्रू वेरियस कम्युनिटी सेंट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सेक्शन आता है आपके पास यहाँ पे स्पोर्ट्स का। आइए, खेलो इंडिया यूथ गेम पढ़े थे हमने पिछली बारी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं खेलो इंडिया बीच गेम, ठीक है। क्या कहता है खेलो इंडिया बीच गेम, याद रखना बीच बोलने का मतलब वो समुद्र के किनारे वाला, ठीक है। तो वहाँ जो स्पोर्ट्स होंगे, जैसे मान लो बीच सॉकर हो गया, वॉलीबॉल हो गई आपके पास, ठीक है। उसके अलावा कबड्डी आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है, स्विमिंग आ जाएगी, ओपन वाटर स्विमिंग आ जाएगी, ये सब इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो गौर करना है ये कहाँ पर हुआ है बच्चे, तो ये यूटी में हुआ है, दीव, दमन एंड दियो वाली यूटी में ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें जीतने वाली स्टेट का नाम क्या आता है अपने पास, मणिपुर, याद रखना है। सेकंड नंबर किसका आता है यहाँ पर, महाराष्ट्र का, और थर्ड नंबर किसका आता है, नागालैंड का, याद रखेंगे, ठीक है। मणिपुर को मिले 14 मेडल्स यहाँ पे, गोल्ड, तो टोटल कितने मिले, 14 मेडल्स। महाराष्ट्र को कितने मिले यहाँ पर आपके पास, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे 20 मेडल्स, याद रखना है आपने। और उसके अलावा अगर हम नागालैंड की बात करते हैं तो 13 मेडल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके साथ का। अगला आता है आपके पास, ये तो ग्रैंड प्रिक्स आप सबको पता ही है, ठीक है। लैंडो नॉरिस जो है वो यहाँ पे जीता है, ये देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास UEFA यूरोपा फुटबॉल टाइटल, ठीक है। टॉटनहैम हॉटस्पर, जिसको स्पर्स भी कहा जाता है, एक लंदन बेस्ड फुटबॉल क्लब है जिसने डिफीट करा है किसको, इंग्लैंड के मैनचेस्टर फुटबॉल क्लब को, जिसका और कितने रन से हराया यहाँ पे, तो 1-0 से, याद रखना है आपने। और कहाँ पर हुआ ये, तो सैन मेमेस स्टेडियम, कहाँ पर हुआ, स्पेन में हुआ है, ठीक है, याद रखना है। और दिस विन मार्क्स द टॉटनहैम्स फर्स्ट यूरोपियन टाइटल सिंस 1984, ठीक है। चलिए
अगला आता है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025। गौर करना, जूनियर है ये वाला, ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझेंगे इस बात को। क्या कहता है समझते हैं। कहता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जूनियर कहाँ पर हुआ ये वाला, तो सोहेल कहाँ पर आता है, जर्मनी में। इसमें इंडिया यहाँ पर क्या रही है बच्चे, टॉप परफॉर्मर रही है। कितने मेडल लेकर आई है, 11 मेडल लेकर आई है, याद रखना है। कहता है दिस इवेंट विटनेस्ड, क्या लिखा है आगे, पार्टिसिपेशन ऑफ 638 शूटर्स, अलग अलग कंट्री से आए हुए थे। अब यहाँ पे गौर करना, ये इसका पहला फेज है, ठीक है, ये फर्स्ट फेज हुआ है, याद रखेंगे। और अब इसका कौन सा फेज होगा बच्चे यहाँ पर, सेकंड फेज। ये कब होगा बच्चे, तो ये नई दिल्ली में होगा, और कब होगा, सितंबर 2025 में, ठीक है। तो पहला फेज हो चुका है जर्मनी में, और सेकंड कहाँ पर होएगा बच्चे, इंडिया में, नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए, कहता है तेजस्विनी सावंत, गौर करेंगे, रिप्रेजेंटिंग इंडिया सिक्योर गोल्ड मेडल, याद रखना है। कनक बुधवार फ्रॉम इंडिया, इनको भी गोल्ड मिला है 10 मीटर में। उसके बाद है इंडिया की सांभवी श्रवण कशीर सागर, इनको क्या मिला है यहाँ पे, गोल्ड 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, ठीक है। ये पिस्टल है, ये 25 पिस्टल है, याद रखना, अलग अलग है सब कुछ, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। कहता है 2025 की अगर हम बात करें, मलेशिया जो मास्टर्स हैं, जिसका एक और नाम आता है पेरोडुआ, क्या पढ़ते हैं बेटा इसको यहाँ पर, पेरोडुआ, याद रखना है आपने, पेरोडुआ मलेशिया मास्टर 2025। ये कहाँ पर हुआ, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पे। मेन सिंगल में कौन जीते हैं, ली शेफेंग ऑफ चाइना, याद रखना है। किसे हराया है, तो इंडिया के किदाम्बी श्रीकांत को, याद रखेंगे। और वुमेन्स में कौन आई है यहाँ पे, वैंग जी, अपने ही कोई बात नहीं है। और WB के हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, ठीक है। चलिए अगला, उसके बाद का नीरज चोपड़ा फिर से सिल्वर लेकर आए हैं हमारे पास, कहाँ से, तो याद रखेंगे चोर्जो, ये कहाँ पर आता है, पोलैंड में, याद रखना है आपने। कितना थ्रो था इनका, तो 84.14 मीटर, याद करो, भी पिछला वाला हमने दोहा कतर पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद है जर्मनी के जो जूलियन वेबर हैं, उनको कितना मिला है बच्चे यहाँ पे, उनको गोल्ड मिला है 86, हमारे वाले का कितना है 84.14, ठीक है। चलिए, और नीरज चोपड़ा भी टेरिटोरियल आर्मी में भी गए हैं, पता है ना, याद करो, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन का नाम है आपके पास बैंकिंग एंड इकोनॉमी। कहता है बच्चे, RBI ने ऑफिशियली नोटिफाई करा है कि वो क्या बनाने जा रहा है, वो 6 मेंबर्स की एक पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाने जा रहा है। किसके अंडर बनाने जा रहा है, तो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेशन 2025 टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। पेमेंट सिस्टम के अंदर UPI वगैरह वगैरह, गूगल पे, भीम, सब कुछ यहाँ पर इसके अंदर कवर किया जाएगा, ठीक है। गौर करते हैं, ये जो 2025 वाला जो काम है ना बेटा, ये 2025 में जो चेंज होगा, ये एक्चुअली में चेंज करेगा किसको, एक्चुअली में चेंज करेगा पेमेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेशन 2007 वाले को रिप्लेस करके अब कौन सा वाला आएगा बेटा हमारे पास, 2025 वाला आएगा, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर टोटल कितने लोग होंगे, 6 लोग होंगे। 6 में से अगर हम बात करें, चेयरपर्सन कौन होगा, RBI के गवर्नर, डिप्यूटी गवर्नर होंगे, और RBI नॉमिनेट करेगी एक ऑफिसर को, ठीक है, जो कि सेंट्रल बोर्ड से आएगा, और 3 कहाँ से आएंगे, गवर्नमेंट नॉमिनी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहला अलग अलग लोग आते थे, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का काम नहीं होता था, पर अब इस तरीके के नॉमिनी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि क्या करेंगे बेटा, जो कि सुपरवाइज करेंगे पेमेंट सिस्टम को, डिजिटल और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है उसको देखेंगे, और हमारी एफिशिएंसी क्या हो सकती है उसको गौर करेंगे, और कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेट की जा सकती है इसके बारे में बात भी करेंगे, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला आता है इसके बाद का, अगला RBI इम्पोज पेनल्टी, ये तो चलो ठीक है, तो आप पढ़ लेंगे, बैंक्स के ऊपर पेनल्टी लगाइए, ठीक है। अगला आता है RBI के पास पैसा बढ़ गया है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि RBI के पास डिविडेंड बढ़ गया है। क्या बढ़ गया वहां पर, डिविडेंड, ठीक है। क्या होता है बच्चे डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट हो गया। मान लेते हैं आप एक कंपनी, मैं एक कंपनी, ठीक है, सॉरी, मान लेते हैं कि हम कोई ए कंपनी है अपने पास, और उसकी भी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है A। अगर इस A कंपनी को, स्मॉल A कंपनी को कोई भी बेनिफिट होगा, तो वो किसको देगी बेटा, सारा बेनिफिट, सारा बोलने का मतलब है कुछ बेनिफिट किसको प्रोवाइड करेगी वो यहाँ पर, तो वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगी किसको बेटा, अपनी मदर कंपनी को, ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो अपनी शेयर होल्डर अपनी कंपनी को शेयर करेगी, ठीक है। तो वैसे ही याद रखना है,
आरबीआई का ऑनर कौन है? आरबीआई का ऑनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आरबीआई को जब भी कोई फायदा होगा या जब भी कोई शेयर आगे पीछे होगा तो वो उसका बेनिफिट किसको देगी बच्चे? तो वो इसका बेनिफिट किसको देगी? भारत सरकार को देगी, ठीक है। और याद रखना ये एक प्रकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है जो कि किसके पास आता है? भारत सरकार के पास आता है, ठीक है। गौर करते हैं, समझते हैं। कहता है 615th मीटिंग हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीआई की, ठीक है। और इसके लीडर कौन बैठे थे, मतलब चेयरपर्सन कौन बैठे थे? संजय मल्होत्रा। इस मीटिंग के अंदर अप्रूव किया गया कि 2.69 ट्रिलियन सरप्लस जो है वो किसे दिया जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जो कि 27% हायर है कौन से फाइनेंशियल ईयर से? 2024 से। ये जो सिग्निफिकेंट हुआ है बेटा, अच्छा देखो बेटा, अब मुझे एक चीज सोच के बताओ आप, है ना, कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है कि एक आरबीआई कोई कमर्शियल बैंक तो है नहीं जिसके पास पैसा आएगा, फंडिंग आएगी, ठीक है। तो गौर करेंगे आरबीआई के पास पैसा कहां से आएगा बेटा? कहां से पैसा जनरेट होगा? जब वो फॉरेन, जो देखो फॉरेन एक्सचेंज, याद है फॉरेक्स रखते हैं, कुछ पैसा रखते हैं अलग अलग करेंसी में, उसके ऊपर जब इंटरेस्ट लगाती है, उसके अलावा जब डोमेस्टिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेती है, जब करेंसी इशू करती है, ठीक है, उसके अलावा जब कमर्शियल बैंक्स को उधार देती है, उसके अलावा जब कोमेमोरेटिव कॉइन्स को बेचती है, या फिर आरबीआई की कोई प्रॉपर्टी होगी, मान लो आरबीआई की कोई प्रॉपर्टी होगी जहां पर कोई और काम हो रहा होगा, तो वहां से भी तो आरबीआई किराया लेती है ना। इन सब जगहों से किसको पैसा आता है बेटा? आरबीआई को पैसा आता है। और आरबीआई उस पैसे को किसको दे रही है? यहाँ पे किसको दे रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। कहता है सेंट्रल बोर्ड ने डिसाइड करा है, ठीक है। यहाँ पे कहता है डिसाइड टू इंक्रीज। अच्छा, जैसे याद करो हम और आप अपनी सैलरी से कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए रखते हैं, ठीक वैसे ही वहां पे रखा जाता है कंटिजेंसी रिस्क बफर। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आरबीआई कभी डूब नहीं सकता, डूब भी तो सकता है। तो वो कुछ पैसा अपने पास संभाल कर रखता है, जो कि पहले 5.5 से लेके 6.5 तक होता था, जो कि अब बढ़कर कितना हो चुका है? 7.50%। याद रखना है, ठीक है। कहता है दिस डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट बाय द गवर्नमेंट नियरली 20 बेसिस पॉइंट। और इसके आधार पर और भी चीजों पर असर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आरबीआई जो है, जो भी पैसा कमाती है, जो भी पैसा लेकर आती है, वो किसे देती है बेटा? यहाँ पर तो आप याद रखेंगे किसे देती है वो, तो वो देती है किसे यहाँ पर? आरबीआई को, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। याद रखना है आपने। चलिए अगला आता है इसके बाद का, अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला क्या कहता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए, अगला कहता है ईपीएफओ का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या कर चुका है? यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, वही रह गया, सेम ही है अभी तक भी, पर कितना है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। गौर करिए, जो भी बंदा सरकारी नौकरी पे होता है, आप सबको पता है, उसका एक पीएफ अकाउंट होता है, ठीक है, जिसे प्रोविडेंट फंड अकाउंट कहते हैं। उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने अप्रूव कर दिया है कि 8.25% इंटरेस्ट रेट होगा, मिलेगा किसको बच्चे? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, ठीक है। ईपीएफओ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर बनती है बच्चे? यहाँ पे लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर बनती है, याद रखना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एस्टैब्लिश्ड ऑन 4 मार्च 1952, जो कि क्या करती है यहाँ पे? एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसके लिए? ईपीएफओ के लिए, ठीक है, जो उसके ऑपरेशन पॉलिसी वगैरह को बनाती है, ठीक है। ईपीएफ एक मैंडेटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो कि एम्प्लॉयज रखता है, कौन से सेक्टर वाला? ऑर्गेनाइज्ड वाला, जिसकी रेगुलर इनकम आ रही होती है, ठीक है। अगला, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट 12% ऑफ ईच 12% ईच ऑफ द बेसिक सैलरी, उसमें डीए होता है अपने पास। और इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ये डिसाइड करते हैं, ठीक है, याद रखना है। अगला आता है कॉन्ट्रीब्यूशन आर एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन, ये तो आप देख लेंगे इसके साथ का। इंटरेस्ट अर्न्ड इज टैक्स फ्री अप टू 5 लाख पर एनम, देख लेंगे इसको भी। पार्शियल विड्रॉ भी हो सकता है, अगर मान लो मुझे टाइम से पहले पैसा निकालना पड़ गया तो वो भी कर सकते हैं। और एम्प्लॉय अगर अपना बैलेंस वगैरह चेक करना चाहता है तो उमंग ऐप में चेक कर सकता है, ठीक है। चलिए
अगला देखते हैं। अगला आता है एफडीआई फ्लो। कुछ याद होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब बाहर से पैसा कहां पर आता है, बाहर से पैसा बोलने का मतलब हो गया जब बाहर की कंपनियां कहां निवेश करती हैं, भारत में निवेश करती हैं। तो कहता है इंडिया का जो प्रोविजनल एफडीआई है वो कितना पहुंच चुका है, 81.04 बिलियन, याद रखना है आपने, और मार्किंग अ 14% राइज कंपेयर टू यूएस डॉलर 71.28 बिलियन। ठीक है, ये देख लेंगे इसके साथ का, बाकी नहीं, इतना नहीं और घुसना है बेटा। ठीक है, जितना डेटा लिखा है उतना काम का है हमारे लिए। ठीक है, अगला कहता है इसके बाद का, आपके पास यहाँ पे देखो, महाराष्ट्र के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर है जहां पर कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है अपना पैसा, और फिर उसके बाद कर्नाटका, फिर दिल्ली है। इन सोर्स कंट्री सिंगापुर जो है वो 30% शेयर है, फॉलोड बाय मॉरिशस, और उसके बाद यूएसए आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास। अब हम अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं जिसका नाम क्या आता है, डेज, और डेज करके इसको यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, आइए। डेज कहता है आपके पास कॉमनवेल्थ डे। कॉमनवेल्थ डे हम कब मनाते हैं बेटा, तो आप गौर करेंगे 24 मई को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है किसका, क्वीन विक्टोरिया का, याद रखना है। ठीक है, कॉमनवेल्थ कुछ याद होगा, कॉमनवेल्थ नेशंस कुछ याद होगा, उन कंट्रीज का ग्रुप जो कभी ना कभी किसका पार्ट रही हैं, किसका पार्ट रही है, इंग्लैंड का पार्ट रही है। ठीक है, या फिर हाँ, इंग्लैंड का ही पार्ट रही है। ठीक है, याद रखेंगे। कहता है थीम क्या थी इसकी, टुगेदर वी थ्राइव, याद रखना है। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सेक्रेटरी जनरल शिरले हैं, घाना से हैं, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, लंदन यूके में। मेंबर कंट्रीज कितनी है, 56। ठीक है, और इंडिया भी इसका मेंबर है। अगला आता है यूएन वर्ल्ड फुटबॉल डे। कब मनाया जाता है, 25 मई को, क्योंकि इस दिन 100वीं एनिवर्सरी हुई थी किसकी, 1924 ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट कहां पर हुआ था, पेरिस फ्रांस में। और ये पहली बार था जब फुटबॉल पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पे यहाँ पर दिखा था। फीफा हैज़ अनाउंस्ड फुटबॉल वीक 2025, और मई 21 से लेकर मई 25 2025 तक, याद रखेंगे आप यहाँ पर। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है, गियानो, और उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए अगला आता है वर्ल्ड हंगर डे। ठीक है, हंगर डे कब मनाते हैं, 28 मई को। ये अवेयरनेस की तरह मनाया जाता है ताकि लोगों को समझ आ सके कि मतलब फूड की अहमियत क्या है यार, सीधी बात है। ठीक है, थीम क्या है, सोइंग रेजिलियंस। ठीक है, बस इतना करना है इसमें। चलिए अगला आता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। ठीक है, ये वो लोग हैं बेटा, इनको ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारी सेना की तरह ही काम करते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हमारी सेना होगी, किसी भी कंट्री जो यूएन कंट्रीज होती हैं, जैसे यूएन जो मेंबर कंट्रीज होती हैं, उनकी जो आर्मी होती है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, और जगह जगह जाकर क्या करती है, मिशंस में पार्टिसिपेट करती है, और उसके बाद यहाँ पे क्या लेकर आती है, लोगों को शांतिपूर्वक, मतलब जो कंट्रीज कन्फ्लिक्ट में होती है उनको वहां से बचाकर लेकर आती है। ठीक है, तो कब मनाते हैं यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे 29 मई को, और इंडिया 4th लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, ये जानने वाली बात है। ठीक है, चलिए अगला आता है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। कई बार मैंने आपको क्लासेस में भी ये पढ़ाया हुआ है। जब भी हम एवरेस्ट की बात करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन सीखो यहाँ से। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि इस माउंट एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट क्यों है, तो पहले ये देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, इट वॉज नेम्ड 1865 रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन। क्या नाम था उनका, जॉर्ज एवरेस्ट। इनके नाम पर नाम पड़ता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, पहले 2 लोग थे, याद करिए, एडमंड हिलरी, और उसके बाद कौन आते हैं, तेंजिंग नोर्गे शेरपा, याद रखना है। 29 मई 1953 को इन्होंने कौन सी चोटी चढ़ी थी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट अभी हमने पीछे ही बात करी है, कितनी हाइट है इसकी, 8848.86 मीटर, याद रखेंगे आप यहाँ पर। और फिर इसी के साथ हम यदि यहाँ पर मनाते हैं। ठीक है, एक और बात है ना, एक बात और याद रखना बेटा, 29 मई को किसकी डेथ हुई थी, याद रखना यहाँ पे किसकी डेथ हुई थी, एडमंड हिलरी की। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले 7 कॉन्टिनेंट और उनकी जो पीक्स हैं उसके बारे में बता दिया है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को सागरमथ कहते हैं नेपाल में, गॉडेस ऑफ स्काई, इसे चोमोलंगमा कहते हैं, चाइना में भी कहते हैं, तिब्बत में भी कह लेते हैं, तो कोई भारी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपके पास आती है जिसका नाम आता है आपके पास बुक्स, और बुक्स की बात की जाए, सॉरी लास्ट सेक्शन नहीं है, शायद सेकंड लास्ट है ये वाला, हाँ सेकंड लास्ट सेक्शन है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैप्टन, क्या नाम आता है इनका, पैट्रिक जेम्स। इन्होंने अपनी जो भी जीवनी हो सकती है आप ऐसा कह सकते हैं उसके बारे में लिखा, और बुक का नाम है द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व। ठीक है, पढ़ लेंगे इसके साथ का। चलिए अगले आते हैं बुक टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री। टेस्ट क्रिकेट इज सेलिब्रेटेड 150th एनिवर्सरी
एनिवर्सरी कब मनाया है, कब मनाएगा सॉरी, तो मार्च 2026 में। और फिर ये बुक किसने लिखी है, टिम विगमोर ने। ठीक है, ये देख लेंगे इसके साथ का। चलिए अगला आता है आपके पास ऑबिचरीज, और ऑबिचरी पढ़कर इसे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, पंजाब के पर्सपेक्टिव से ये वाली न्यूज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कहता है वेटरन शिरोमणि अकाली दल के लीडर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुखदेव सिंह, क्या नाम आता है इनका, ढिंडसा, इनकी डेथ हो चुकी है। बीमार थे और बीमार होने के कारण इनकी डेथ हो गई है। तो गाँव का नाम, इनकी बर्थ, या सब आपके पंजाब के पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्हें पद्म भूषण मिला था 2019 में। इन्होंने पद्म भूषण वापस कर दिया था क्योंकि याद करिए फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, तो इन्होंने अपने पद्म भूषण को क्या कर दिया था, वापस। उसके अलावा ये राज्यसभा के लिए भी इलेक्ट हुए थे 1999 में। उसके अलावा कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं स्पोर्ट्स, केमिकल और फर्टिलाइजर्स के। किसकी सरकार के अंदर, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपके लिए काम का हो गया। और उसके अलावा बस इतना से आप इसके साथ जोड़ लेंगे। जो भी डाउट रहेगा वो आप पूछ लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।